वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम लेंसकार्ट के आईपीओ की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे आखिर टीसीएस 12,000 लोगों को क्यों निकाल रहा है। हम बात करेंगे विनफास्ट की, रिलायंस पावर के ऊपर ईडी की जो जांच चल रही है उसकी बात करेंगे। साथ ही साथ इंडिया के जो टॉप 10 कंपनीज हैं उनके अंदर गिरावट देखने को मिली है मार्केट कैपिटलाइजेशन की, वो भी टॉप 10 में से 6 कंपनीज नीचे गिर गई। फिर हम बात करेंगे रिलायंस की, एलएनटी की और भी कई सारे कंपनीज की। तो चलिए आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली बिजनेस न्यूज है विनफास्ट की। विनफास्ट ने अपना पहला जो शोरूम है वो गुजरात के सूरत में ओपन किया है और ये विनफास्ट का पहला फिजिकल आउटलेट है। ये शोरूम VF6 और VF7 इलेक्ट्रिक SUVs को दिखाएगा। और विनफास्ट सिर्फ फिजिकल शोरूम तक नहीं रुका हुआ है। विनफास्ट तमिलनाडु के थूथुकुडी में 16,000 करोड़ रुपए की फैक्ट्री भी शुरू करने वाला है और ये फैक्ट्री 4 अगस्त को शुरू हो जाएगी। वहीं पे विनफास्ट 2025 तक ये चाहता है कि वो 35 डीलरशिप्स को ओपन कर ले और वो डीलरशिप 27 अलग अलग शहरों में ओपन हो। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि विनफास्ट जो कंपनी है वो अपने पूरे इकोसिस्टम के तरफ लेके चल रही है। वो चार्जिंग स्टेशंस के साथ पार्टनरशिप कर रही है, बैटरी रिसाइकलिंग जो करते हैं कंपनीज उनके साथ भी पार्टनरशिप कर रही है। एक्चुअली विनफास्ट इंडिया को एक ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहता है। बाकी देखते हैं क्या होता है। अगली बिजनेस न्यूज है रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की और ये न्यूज है ईडी से रिलेटेड क्योंकि आप लोगों को पता है ईडी की जांच चल रही है। तो इन दोनों कंपनीज का ऐसा कहना है कि ईडी की जो भी जांच चल रही है वो उनसे संबंधित नहीं है। ये जो इंक्वायरी है वो पुराने ट्रांजैक्शन से जुड़ी हुई है। पुराने ट्रांजैक्शन से यानी कि आरकॉम और RHFL की बात हो रही है जो कि 10 साल पुरानी ट्रांजैक्शन है। और दोनों कंपनीज ने ये भी कहा कि उनका आरकॉम या फिर RHFL के साथ कोई भी बिजनेस लिंक नहीं है। साथ ही साथ अगर हम अनिल अंबानी की बात करें क्योंकि वो अक्सर इन्हीं सारी चीजों के चर्चा के इर्द गिर्द रहते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि अनिल अंबानी भी इन कंपनीज के बोर्ड में नहीं है, ऐसा कहना है कंपनीज का। और इन दोनों कंपनी का ऐसा भी कहना है कि ईडी की एक्शन की वजह से उनके बिजनेस परफॉर्मेंस पे कोई भी असर नहीं हुआ है और दोनों कंपनीज अपने ऑपरेशंस नॉर्मल तरीके से चला रहे हैं और फ्यूचर पर पूरी तरीके से फोकस कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम हमेशा पता नहीं क्यों रिलायंस और अनिल अंबानी के आसपास घूमती रहती है। ऐसा लगता है कि आ बैल मुझे मार वाली कहानी चल रही है। खैर, अगर आप अनिल अंबानी के नए स्कैम के बारे में जानना चाहते हो जो कि 2025 का ही स्कैम है तो ऊपर आई कार्ड पे लिंक है। और मैंने एक और बिजनेस न्यूज कवर की थी जिसमें पूरा डिटेल में मैंने बताया था कि टेलीकॉम सेक्टर का राइज कैसे हुआ, फॉल कैसे हुआ। तो अगर आप एयरटेल या फिर जियो या फिर किसी भी टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्टेड हो तो वो बिजनेस न्यूज भी जरूर देखना, ऊपर आई कार्ड पे ही लिंक है। अगली बिजनेस न्यूज है टीसीएस की। और अगर आप टीसीएस में जॉब करते हो या फिर आपके फैमिली मेंबर में कोई जॉब करता है तो ये बिजनेस न्यूज बहुत ही ध्यान से सुनना। क्यों? क्योंकि टीसीएस FY26 तक अपने ग्लोबल वर्कफोर्स का 2% यानी कि अप्रोक्सीमेटली 12,000 लोगों को काम से निकालेगा या फिर काम कम करेगा अपना। वहीं पे अगर हम सीईओ के बारे में बात करें कि आखिर वो ये ले ऑफ क्यों कर रहे हैं तो सीईओ कृति वसन ने ये बताया है कि AI डिसरप्शन और स्किल्स मिसमैच इस डिसीजन के पीछे का रीजन है। मोस्टली मिडिल और सीनियर लेवल के स्टाफ इस डिसीजन से अफेक्टेड होंगे, ना कि न्यू ट्रेनीज। कंपनी ने ट्रेनिंग और रीडिप्लॉयमेंट की कोशिश भी की पर सब रोल्स के लिए काम नहीं बना और इस ले ऑफ प्रोसेस को कंपनसेट बनाने के लिए नोटिस पे, सेवरेंस और सपोर्ट भी दिया जाएगा। टीसीएस का तो आपको पता ही है, लोग ये कहते थे टीसीएस के बारे में कि टीसीएस एक प्राइवेट कंपनी है बट सरकारी नौकरी जैसी है टीसीएस की नौकरी, यानी कि जिसकी जॉब एक बार टीसीएस में लग गई टीसीएस उसको नहीं निकालता। लेकिन अब ऐसा होने जा रहा है और टीसीएस इसलिए ये सारी चीजें कर रहा है ताकि वो टीसीएस को AI रेडी बनाए और उनको अपनी वर्कफोर्स को रिस्ट्रक्चर भी करना था। तो रिस्ट्रक्चर तो ऐसे ही होगा जब पुराने लोग निकलेंगे और नए टैलेंट आएंगे। प्रॉब्लम क्या होती है, जिनकी एज थोड़ी ज्यादा हो जाती है जैसे 45 इयर्स हो गई या फिर समटाइम्स 50-55, तो उसमें नई चीज सीखने की जो इंसान की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। और अभी AI जितनी तेजी से अडॉप्ट होते जा रहा है, चेंजेस होते जा रहे हैं, तो वहां पर तो सीधी सी बात
बात है कि आपको करना ही पड़ेगा रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी के अंदर। और बहुत सारे एआई प्लेटफॉर्म्स भी हैं, अगर आपको कुछ एआई से सीखना होगा तो आप बताना, मैं उन प्लेटफॉर्म्स के बारे में थोड़ा मोड़ा आइडिया लेकर के आपको बता सकता हूँ। अगली बिजनेस न्यूज है इंडिया की टॉप 10 कंपनीज के बारे में, क्योंकि फ्राइडे के दिन आपको पता ही है मार्केट काफी ज्यादा नीचे जा रहा था और इंडिया की टॉप 10 कंपनीज में से 6 कंपनीज की मार्केट वैल्यू में 2.22 लाख करोड़ रुपीस का गिरावट देखने को मिला। और जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो हुआ रिलायंस इंडस्ट्रीज का, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.14 लाख करोड़ रुपीस से गिर करके 18.83 लाख करोड़ रुपीस हो गया। इसके अलावा टीसीएस, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, एचयूएल और एलआईसी के भी वैल्यूएशंस में गिरावट देखने को मिली। और ये जो गिरावट है या फिर आप कह लो मार्केट में वॉलेटिलिटी और वीक इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स जो बने, उसके वजह से ये सारी गिरावट देखने को मिली है, ऐसा कहना है कई सारी न्यूज एजेंसीज का या फिर कई सारी फर्म्स का। बाकी रियल रीजन तो कुछ भी हो सकता है। अगर हम इन कंपनीज के डेटा को भी ध्यान से देखें तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, टीसीएस का मार्केट कैप 20,080 करोड़ रुपीस ड्रॉप हो गया, इन्फोसिस का 29,474 रुपीस का ड्रॉप, एचयूएल में 17,339 करोड़ रुपीस का ड्रॉप देखने को मिला। अगली बिजनेस न्यूज है लेंसकार्ट की। लेंसकार्ट को आईपीओ के लिए शेयर होल्डर से अप्रूवल मिल गया है, यानी कि कंपनी अब फ्रेश इशू के थ्रू 2,150 करोड़ रुपए रेस करेगी। और अगर हम ओवरऑल आईपीओ के साइज की बात करें तो वो 8,500 करोड़ रुपए तक का हो सकता है, जिसमें एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स भी अपना हिस्सा बेचेंगे। और आईपीओ से पहले लेंसकार्ट ने तो अपना नाम भी चेंज कर लिया है, वो अब पब्लिक लिमिटेड फर्म में बदल गया है। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो लेंसकार्ट का आईपीओ है वो जोमेटो और पेटीएम जैसे बड़े आईपीओ के बराबर आ सकता है। देखते हैं कि इनका आईपीओ कैसा ओपन होता है और वैल्यूएशंस में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि रेवेन्यू अगर आप देखो तो FY25 में जो रेवेन्यू था वो $755 मिलियन का था। अगली बिजनेस न्यूज है एलएनटी की। और अगर आप एलएनटी में इन्वेस्टेड हो तो 29 जुलाई का डेट फिक्स कर लो। क्यों? क्योंकि 29 जुलाई को एलएनटी अपना Q1 FY26 का रिजल्ट अनाउंस करने वाला है। और रिपोर्ट के हिसाब से हम देखें तो कई सारे एनालिस्ट को ऐसा लगता है कि एलएनटी 25% तक का प्रॉफिट ग्रोथ दे सकता है, लेकिन वीक ऑर्डर इनफ्लोज और मार्जिन प्रेशर से नियर टर्म अपसाइड लिमिटेड भी हो सकता है। वहीं पे जो रेवेन्यू का एनालिस्ट एस्टिमेशन लगा रहे हैं वो है 63,451 करोड़ रुपीस, यानी कि 15% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, लेकिन इबिड्डा मार्जिन फ्लैट रहने की उम्मीद है। एग्जीक्यूशन तो वैसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है एलएनटी का, बट लेट्स सी कैसा रिजल्ट आता है। और अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो फिर स्वाभाविक सी बात है एलएनटी के शेयर प्राइसेस में थोड़ी सी उछाल देखने को मिल सकती है। तो आज की बिजनेस न्यूज सिर्फ इतनी ही थी। लेता हूं मैं आपसे अलविदा, लेकिन आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर ऐसी ही बिजनेस न्यूज डेली चाहिए तो सब्सक्राइब करना और फिर उसके बाद बेल आइकन पे हिट करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। कल फिर से इसी टाइम पे मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।